नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है मीनू जी। मीनू जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मीनू जैन जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अलग-अलग चैनलों पे आप इनको देखते रहे होंगे। खास बात बता दूं अपने जो साथी हमारे साथ हैं कि मीनू जी जो है वो उत्तराखंड से हैं और बॉम्बे में उन्होंने पत्रकारिता की है, इसलिए बॉम्बे से उनका जुड़ाव रहा है और अभी उत्तराखंड में है और जिसको कहते हैं कि राजनीति से लेकर के समाज तक की बेहद बढ़िया जानकारी रखती है। मीनू जी, जो यहाँ हो रहा है उत्तराखंड में और जिस तरह से आक्रोश दिखाई पड़ रहा है कि कह रहे हैं कि कोई दिखे जिसके गाड़ी पे झंडा हो बीजेपी का, वो मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तक को भी कह दिया है कि झंडा दिखे तो उसे सवाल पूछो और सवाल का जवाब अगर न दे, मौन रहे तो उसके चेहरे पे कालिख पोत दो। और ये सबके लिए आह्वान है, जितने युवा हैं, जिस भी गाड़ी पर भाजपा का झंडा दिखे उसको रोको, उससे पूछो कि तुम अंकिता की तरफ हो या उस वीआईपी की तरफ हो। अगर वो मौन रहे तो मुंह काला कर दो उसका। प्रधानमंत्री तक अगर मौन रहे अंकिता के लिए तो उनको उतारो सड़क से, जूते चप्पलों से इलाज करो, मुंह काला करो उनका सबका। क्या कहेंगे, इतना आक्रोश है उत्तराखंड में और बीजेपी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जी, देखिए धनंजय जी, जो ये अंकिता भंडारी का मुद्दा था, ये दबा दिया गया था 2022 में। उसके ऊपर मिट्टी डाल के और उसको कुछ भी उल्टा-सीधा उसको फैसला देके और उसे एक मुकाम तक पहुँचा के और दफन कर दिया गया था मुद्दा। लेकिन ये मुद्दा अब दोबारा उछला है। क्यों उछला है? ये आप मुझे लगता है सभी दर्शकों को अब तक पता चल गया होगा कि एक पूर्व विधायक और उसकी तथाकथित पत्नी के बीच में जो रार चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसके दौरान उस पत्नी ने ये सारे राज उगल दिए और बाकायदा ऑडियो टेप के साथ उसने उगले। इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जिसका नाम वो उसमें आया है, जिस व्यक्ति का मतलब जो भाजपा उत्तराखंड का प्रभारी है, दुष्यंत कुमार गौतम, उससे पूछताछ की जाती। उसके बजाय जिसने जो व्हिसल ब्लोअर मतलब जो महिला उर्मिला सनावर उस नाम को उजागर कर रही है सरकार, उसके पीछे पड़ गई और उस स्त्री को अब अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। वो अब छिपी फिर रही है, अब उसके नए खुलासे कोई सामने नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरीके से इसको मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, क्यों? पब्लिक इस बात से नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि ये जो मुद्दा था इसमें एक वीआईपी का नाम बार-बार उछल के आ रहा था और उस वीआईपी कौन था, इस बात की जांच ना तो एसआईटी ने की, जो अंकिता मर्डर की जांच के लिए गठित की गई थी, और ना ही कोर्ट के में इसके बारे में जो जजमेंट दिया कोर्ट ने, उसमें वो बार-बार कहते तो हैं कि वीआईपी को सेवा देने के लिए, वीआईपी को सेवा देने के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं कोर्ट ने कहा कि अरे भाई वो वीआईपी कौन था जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। तो अब क्योंकि दोबारा से मुद्दा उछल के आया है और नाम के साथ उछल के आया है, तो पब्लिक आक्रोश में है। उसमें न केवल पब्लिक आक्रोश में है, सामाजिक संगठन, महिला संगठन और इवन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आक्रोश में है। और इस बार का जो आक्रोश है उससे लगता है कि शायद ये मामला जो है, ये जो वीआईपी जो है, उसका कोई ना कोई मुकाम पे जरूर पहुंचेगी ये हत्याकांड की गुत्थी, कि वो वीआईपी कौन था और उसके साथ साथ और भी कितने लोग इसमें शामिल थे। जी जी, एक और जो मैंने बाद में वीडियो दिखाया था, ये वाला जिसमें महिला बोल रही है, वो दराती ज्योति लेकर के अधिकारी भी, इसका नाम। हाँ वो जी दराती ली हुई जी, थी। जरा ज्योति उनके बारे में अधिकारी। बताइएगा, मैं सवाल कर दूं, हाँ कंप्लीट जी, कर दूं। जी जी। वो हाँ दराती लिए हुई जी, थी और एक ये दिन हमने वीडियो दिखाया भी था कि वो कह रही थी कि जो है बहनों दराती उठाओ, हम जो है बख्शेंगे नहीं। तो अब हालांकि आज कह रही थी कि उनका दराती छीन ली गई है ना, दराती उसकी छीन ली गई। तो क्या ऐसा लग रहा है जिस तरह से आक्रोश है और सरकार के लोग अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। फिर एक मामला उठाने की कोशिश की गई जो आपके प्रदेश के महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, रेखा आर्या, शायद रेखा आर्या ही नाम है। उनके पति जी गिरधारी लाल आर्या जी ने कहा कि जो है बिहार से हम लड़कियां खरीद करके ला देंगे, 22-25 हजार में मिलती है लड़कियां। तो एक तो वापस उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। उत्तराखंड में महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं वो तो है ही, बिहार की महिलाओं को भी समेट लिया
और इससे ये पता चलता है कि महिलाओं को लेकर के उत्तराखंड के नेता, बीजेपी के नेता किस तरह से सोचते हैं, ये पता चलता है। महिला विकास एवं बाल सशक्तिकरण क्या कुछ मंत्रालय है जिसकी वो ये है, और एकमात्र विधायक है। क्या इसको माने कि उस तरफ मोड़ने की कोशिश की गई, क्या माने कि इसको दबाने की अभी भी कोशिश की जा रही है, और क्या माने कि जो दराती ली हुई महिलाएं हैं, इसका मतलब बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। मैं और एक कल या परसों वीडियो दिखाया था जिसमें एक बूढ़ी महिला निकल के आई सड़क पर, और कैंडल मार्च और वगैरह वगैरह मार्च हो रहा तो हो ही रहा है। वो बूढ़ी महिला निकल के आई और उन्होंने कहा कि इसने, भाजपा वालों ने हमारी बेटियों को खा लिया। तो क्या ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो सरकार की पकड़ से बाहर है, इसलिए सरकार कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है, या सरकार सोच रही है कि धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि शांत हो जाएगा ये? जी, शांत नहीं होगा। देखिए, इसमें महिलाओं को लेके जो अप्रोच होनी चाहिए थी केंद्रीय नेतृत्व की, वो वहां पे गलती कर रहे हैं। ये देखिए, ये सबको मालूम है कि बीजेपी या मोदी सरकार ने जहां भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसमें पुष्कर धामी सबसे पहले होंगे शायद, कि जो अपनी सीट हार गए थे और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाए गए और फिर चुनाव लड़े वो थोड़ी कंफर्टेबल सीट से, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुझे इसमें हैरानी इस बात की है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं का जो अपमान किया जा रहा है इस दौरान लगातार, उसको कैसे अनदेखी कर रहे हैं। ये उत्तराखंड वो राज्य है जो कि महिलाओं के संघर्ष के बलबूते पे बना हुआ है। महिलाएं इस संघर्ष में, उत्तराखंड का जो अलग राज्य बनाने की मांग थी, उसमें महिलाएं अग्रणी भूमिका में थी। जो रामपुर चौराहे पे गोली चली थी, उसमें महिलाएं भी मारी गई थी, महिला आंदोलनकारी। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो एक चिपको आंदोलन है, पेड़ों को बचाने की मुहिम, जंगल को बचाने की मुहिम, वो यहीं का एक जिसको कहते हैं ना अग्रणी एक जो वो कहते हैं ना फ्लैगशिप प्रोग्राम यहाँ की महिलाओं का था, और वो पूरे दुनिया में विख्यात है कि किस तरीके से महिलाओं ने अपनी कुर्बानी दे दी पेड़ बचाने के लिए। तो और अदरवाइज ऑल्सो यहाँ महिलाएं जो टिंचरी, मतलब जिसको शराब के खिलाफ आंदोलन हो या कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो, उसमें महिलाएं यहाँ पे बहुत आगे रहती हैं, और महिलाओं का बहुत बड़ा रोल यहाँ की इकोनॉमी में भी और यहाँ की सामाजिक जो संरचना है उसमें बहुत बड़ा रोल है। उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं प्रोबेबली, धामी साहब की महिलाओं के खिलाफ जो ये चल रहा है। तो इसका ये बहुत महंगा पड़ेगा। और ये जो आपने जिस उत्तराखंड बंद की बात हुई थी, जो 4 तारीख को हुआ था, उसकी कॉल भी उत्तराखंड महिला मंच ने दी थी। बाकी के संगठन और विपक्षी दल उनके साथ जुड़े। लीडर जो लीडिंग जो थी वो एंटिटी थी, वो उत्तराखंड महिला मंच थी। सरकार को समझना चाहिए कि ये मुद्दा जो अंकिता भंडारी का मुद्दा है, ये उत्तराखंड की महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कैसे? देखिए, इसमें जो वो स्त्री थी, लड़की थी, 19 साल की लड़की, वो नीचे उतरी पहाड़ से, कुछ घर की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के हिसाब से, और आप उसको वीआईपीज को परोस रहे हैं। उसमें न केवल परोसा जा रहा है, वहां ग्रुप सेक्स की बात हो रही है उस लड़की के साथ। आप अंदाजा करिए, वो सारा उसकी चैट में लिखा हुआ है कि ये डिमांड इन लोगों ने मुझे रख रहे हैं और ये गंदा माहौल है, मेरी जान को खतरा है। तो ये जो यहाँ पे जो उस लड़की ने मना किया, और उसके बाद उसके साथ कहा जाता है कि रेप हुआ, और वो उसको रेप करके मार के और नहर में डाल दिया बाजू की। और नहर में डालने के बाद जिस कमरे में वो थी, जहां ये कांड हुआ सारा, उस कमरे को तुरंत भाजपा की महिला विधायक आई और बुलडोजर लेके आई, और उन्होंने रातों रात उस कमरे को ढा दिया, और उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ सामान था उसको आग लगा दी, गद्दे वगैरह जो थे, तो सारे सबूत मिटा दिए। मतलब कि यहाँ लड़की के साथ क्या हुआ उसके कोई सबूत आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एसआईटी ने क्या जांच की होगी, क्या निकल के आया होगा, ये सब अंधेरे में है। दूसरी बात, आपने दराती वाली महिलाओं के लिए पूछा, मैं अगेन बता देती हूँ, जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ की इकोनॉमी में और यहाँ की सामाजिक संरचना में यहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो दराती है, ये गांव की महिलाएं एवरीडे घर का काम निपटाया, पशुओं के लिए चारा काटने के लिए जंगलों में जाती है, और ये दराती उनका 2 पर्पस सर्व करती है। एक तो घास लाती है, लकड़ी काट के लाती है ईंधन के तौर पे जंगल से, और वहीं जंगल में अक्सर उनका सामना जंगली भालू, जंगली बाघ, चीतों से होता है। वो उससे उन बाघ चीतों को भी काट डालती है उस दराती से, उससे अपनी जान की रक्षा भी करती हैं।
तो ये जो महिला जिसने दराती, ये जो ज्योति अधिकारी इनका नाम है, ये हल्द्वानी की रहने वाली है, कुमाऊं मंडल में। तो वहां से इन्होंने सबसे पहले ये दराती लेके आई और फिर अगले दिन इन्होंने सब महिलाओं ने दराती से जुलूस निकाला। उनका ये सिंबॉलिक था कि अगर हमें हाथ लगाओगे तो वही हाल होगा जो जंगली जानवरों का होता है, हम आपको बधिया कर देंगे अगर और कुछ भी नहीं कर पाए तो। ये दराती है हमारे पास। तो ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज था जिसको कि सरकार को और सरकार के अधिकारियों को समझना चाहिए। आप इन महिलाओं को इतना मजबूर ना करें कि ये सड़क पे दराती लेके उतर जाए। अगर आप न्याय नहीं देंगे, अंकिता भंडारी आज उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनकी अस्मिता का एक मजबूत प्रतीक बन गई हैं। और इसमें देखिए धनंजय जी, मैं इसमें थोड़ा सा दर्शकों के जानकारी बढ़ाने के लिए बता दूं, इसमें क्या हो रहा है कि उत्तराखंड का जो विकास मॉडल है वो भी अब अटैक में है, क्योंकि यहाँ जो विकास के नाम पे जो जमीनों की खरीद फरोख्त और उनके ऊपर जो रिसोर्ट बन रहे हैं, जो उन रिसोर्ट्स में ये जो काम है देह व्यापार का, ये एक आम हो गया है यहाँ पे। तो जो महिलाओं का अगर आपने कहीं ध्यान से सुना हो तो वो महिलाएं बार बार डिमांड कर रही हैं, जो आंदोलनकारी हैं, कि ये होम स्टे और ये जो होटलों की कल्चर ये तुमने यहाँ हमारे उत्तराखंड में लाई है, इनको बंद करो, नहीं तो हम इनमें आग लगाएंगे जाके। तो आप सरकार को चाहिए कि महिलाएं इतनी आक्रामक है इस मुद्दे को लेके, तो उसको इस तरीके से आप डिसमिस नहीं कर सकते। आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, उत्तराखंड उबल रहा है, सड़कों के ऊपर है उत्तराखंड। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कभी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय इतनी सड़कों के ऊपर पब्लिक उतरी होगी जो और अब आज उतर रही है 10 दिन से, और अब तो बहुत ही ज्यादा इसमें उतर रही है। तो सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत संकट में आने वाली है सरकार। जी ठीक है। एक तो ये कि देखिए, जब से उत्तराखंड में ये सरकार आई है, मोदी जी के बाद की सरकार आई है, लगातार वहाँ हिंदू मुसलमान किया गया, हिंदू मुसलमान की प्रयोगशाला के तौर पे कहा गया कि मज़ारों को किस तरह से तोड़ा गया, जबकि मज़ार हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। फिर जो है ये हुआ कि वहाँ से हिंदू मुसलमान इतना बढ़ गया, फिर वो क्या वो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना, क्या-क्या प्रचारित किया गया। लेकिन जो वहाँ के मूल सवाल हैं, जो चिंताएँ हैं उत्तराखंड की चिंता ये नहीं थी कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो रहा था। ये भी नहीं था कि वहाँ हिंदू खत्म हो रहे थे, मुसलमान बढ़ रहे थे। वहाँ तो घुसपैठियों की भी समस्या नहीं पता चली। कभी नरेंद्र मोदी ने या उन्होंने बोला नहीं कि उत्तराखंड में घुसपैठिया आ रहे हैं। और एक उत्तराखंड एक पहाड़ का वातावरण वहाँ है, वहाँ अच्छी हवा है, अच्छे लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, महिलाएं अच्छी हैं, वो तमाम चीजें हैं। उसके बाद भी वहाँ पे वो क्रिएट किया गया जो उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाए, और खास के जो होटलों की बात कही आपने कि जिस तरह से होटल बनाए गए, वहाँ के पर्यावरण को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया कि वो बम लगा करके, डायनामाइट लगा करके पहाड़ तोड़ते हैं, नदियों के भीतर जो है बना रहे हैं, वो जिसको कहते हैं कि एडवेंचर बना रहे हैं कि बाहर से टूरिस्ट आएंगे और वहां पे इस एडवेंचर का मजा लेंगे। तो आप जो देवभूमि कहलाता था उत्तराखंड, जो नेचर के इतना करीब था उत्तराखंड, उसको आप एडवेंचर प्लेस बनाने के चक्कर में आपने होटलों से भर दिया, निर्माणों से भर दिया, और वो खतरा खड़ा हो गया। वो बाढ़ वहां बहुत भयंकर आने लगी, पहाड़े धसकने लगी, तमाम चीजें हो। उसको लेकर के कहीं बीजेपी सरकार की चिंता नहीं दिखाई पड़ी। अंकिता वाले प्रसंग पे भी मैं बताऊं कि अंकिता वाला प्रसंग 2 साल पहले आपने भी कहा कि हुआ और ये रुक गया था, फिर अचानक कैसे उबला, और इस अंकिता वाले प्रकरण में क्या हिंदू मुसलमान या वगैरह वगैरह जो उत्तराखंड को बर्बाद करने की जो बीजेपी ने लगातार कोशिश की, उस सबका गुस्सा एक साथ आया है। और ये गुस्सा क्या है, बीजेपी के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। धनंजय जी, आपने बहुत बारीक बात पकड़ ली है, आपने बहुत बारीक बात पकड़ ली है, आपको कुडोज आपने पकड़, क्योंकि देखिए 2022 में जब ये घटना हुई थी, आक्रोश तब भी आया था सड़कों के ऊपर, लेकिन इस कदर नहीं था, उबल नहीं रहे थे लोग। लेकिन अब 2022 में, क्योंकि धामी की सरकार तब आए हुए, दोबारा सत्ता में आए हुए उनको 4-5 ही महीने हुए थे, और उन 4-5 महीनों में ये होता कि नई नई सरकार आई है ना, उनको भी ये था कि क्या उखाड़ लेंगे हमारा, और पब्लिक को भी था कि नहीं काम करने दीजिए, और कुछ हिंदुत्व का सिर पे सवार भी था भूत। लेकिन अब जो सरकार आई है 22 के बाद से आज 26 होने जा रहा है, हो गया है, उसके बाद अभी सरकार जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। आपने देखा होगा कि 1100 करोड़ रुपए का बजट उनका, धामी साहब का, अपनी पब्लिसिटी के लिए पर्सनल, वो उसमें खर्च रहे हैं।
और ये चीज एक उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य, उसका मुख्यमंत्री 1100 करोड़ रुपया उसमें खड़े, जहां की महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं प्रसव पीड़ा से रास्ते में ही मर जाती है, उनको अस्पताल मयसर नहीं होता, वो इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाती। उस राज्य का मुख्यमंत्री 1100 करोड़ रुपया अपनी इसके ऊपर खर्च रहा है। और उसके अलावा यहाँ खनन माफिया, यहाँ पे भू माफिया, पता नहीं किस किस तरीके का, और इन्होंने जिस तरीके का यहाँ सांप्रदायिक माहौल को इतना तनावपूर्ण बना दिया है, यहाँ का माहौल, कि यहाँ हर वक्त थूक जिहाद, लैंड जिहाद और पता नहीं किस किस तरीके के यहाँ जिहाद, मजार जिहाद यहाँ चल की यहाँ पे हल्ला गुल्ला मचा रहता है। उससे जनता अब आक्रोशित है। और जो आपने पूछा कि यस, अंकिता भंडारी का मुद्दा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आसमान से गिरा मुद्दा है, और उसको उसने इस आक्रोश को एक दिशा दी। ये जो आक्रोश अंदर पल रहा था सरकार के भ्रष्टाचार और जो ये अकुशल जो प्रशासन है उसके खिलाफ, उसमें जनता इस जो मुद्दों पर उतरी है वो अंकिता भंडारी के बहाने से। अंकिता भंडारी को भी न्याय चाहिए, क्योंकि वीआईपी का नाम आ गया, अभी तक नाम नहीं पता चल रहा था किसी को भी, नाम बस ये था कि वीआईपी वीआईपी। तो अब जो है, ये मेरा मानना ऐसा है कि ये जो अंकिता भंडारी के साथ साथ ये जो मुद्दे हैं, इसमें जो उत्तराखंड का जो फॉल्टी मॉडल है, इसमें आप सड़कें बना दी आपने और पहाड़ दरक रहा है अब सारा। इसमें एक चीज और मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, इसकी चर्चा हो नहीं रही है। इन्होंने चारधाम यात्रा की जो सड़क बनाई, उससे पूरा हिमालय अब लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ढह रहा है, जिसको कहते हैं हिमालय। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि ये तो उत्तराखंड की जो इकोलॉजी है और ये जो पहाड़ है ये तो ढह जाएंगे, तो संघ के लोग बड़ी बड़ी टोलियां लेके अब ऊपर पहुंच रहे हैं पहाड़ों में, और पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, मौली, वो लाल रंग का धागा। मतलब अब वो पहाड़ बचाने निकली है संघ। बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया जंगलों का, पहाड़ों का, और संघ जो है वहां पे रक्षा सूत्र बांधने, वहां बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं पेड़ों को। इनका दोगलापन देखिए, कि पब्लिक सोचे कि अरे भाई संघ के लोग आए हैं देखो बचाने के लिए, बीजेपी सरकार ने तो मानी नहीं, तो वो क्या है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो अब जो इस तरीके की जो इन्होंने किया है, तो ये, और जो ये मैंने आपको बताया होम स्टे, और जो यहाँ की जो एक डिमांड है, जो आपने सही सवाल उठाया कि इस आंदोलन के दौरान ये भी बातें उठने लगी है कि हमने तो 8 जिले मांगे थे जो पहाड़ी थे, आपने हमारे साथ प्लेन के जिले क्यों मिला दिए। देखिए ये डिमांड क्यों उठ रही है, क्योंकि ये जो इलाका है ये थोड़ा प्लेन में लगता है, जहां पे ये वारदात हुई है थोड़ा सा प्लेन में आ जाता है। सेकेंडली, जो नेता हैं इसमें, जो दुष्यंत कुमार गौतम हैं या जो सुरेश कुमार राठौर हैं, जो पुलकित आर्य है उसके पिता हैं, वो सारे प्लेन के नेता हैं। तो उस वजह से भी एक प्लेन, पहाड़ी वर्सेस प्लेन की यहाँ पे कॉल दी जा रही है। और इसमें जो ये आपने दिखाया, ये जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का नेता था जो ये कर रहा था, स्पीच दे रहा था, यहाँ पे एक नारा बहुत जबरदस्त, सबके लिए आह्वान है जितने युवा हैं, जिस भी, और ये सबके लिए आह्वान है जितने युवा हैं, जिस भी गाड़ी पर भाजपा का झंडा दिखे उसको रोको, उससे पूछो कि तुम अंकिता की तरफ हो या उस वीआईपी की तरफ हो। अगर वो मौन रहे तो मुंह काला कर दो उसका। प्रधानमंत्री तक अगर मौन रहे अंकिता के लिए तो उनको उतारो सड़क से, जूते चप्पलों से इलाज करो, मुंह काला करो उनका सबका। क्या बता रहे थे इनके बारे में, कौन है ये? जी, ये उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा करके है एक, उनका मतलब एक नया युवाओं का ग्रुप है जिसने ये पेपर लीक मामले में भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनकी तरफ से एक नारा बार बार लगाया जा रहा है, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। उसका मतलब पहाड़ी अपनी आक्रमण पे आ जा, अब तो अब छोड़ मत, जो भी हमारे साथ खिलवाड़ करना चाहेगा मैदान का आदमी उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब जो पहाड़ी अगर हल्ला बोलने पे आ गया तो यहाँ पे पता नहीं मुझे, मैं इसके जो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, क्योंकि आज आपका विषय ये है नहीं लेकिन इस आंदोलन से जो बहुत सारे एक मुद्दे निकलेंगे और बहुत सारी चिंगारियां निकलेंगी, वो इस राज्य की राजनीति में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब और मैं लाइन ऐड कर देता हूँ, खाली सवाल ऐड कर देता हूँ। जो आपने कहा चिंगारियां निकलेंगी, चिंगारियां निकल भी रही हैं, लेकिन चिंगारियों को अगर सही तरीके से सहेजा न जाए, उसको सही दिशा में लाया न जाए, तो वो चिंगारी जो है जंगल में आग की तरह फैल सकती है और फिर बर्बाद हो सकता है। उसको सही तरीके से सही जगह लाने के लिए, ताकि वो
ऊर्जा का काम करे, वहाँ का विकास हो, वहाँ के नागरिकों का विकास हो, वहाँ के पर्यावरण बेहतर हो, उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। पॉलिटिकल पार्टी ही ये सारे काम कर सकती है। आंदोलनकर्ता या आम आदमी जो घर से निकला है, वो तो कुछ दिन रहेगा सड़क पर, वो लड़ेगा, लेकिन फाइनली जो प्रशासन बेहतर करना है, राजनीति को बेहतर करना है, वो नहीं कर सकता है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस मोर्चे पर मजबूती से खड़ी हुई है या कांग्रेस अभी भी बटी हुई है कई भागों में? बहुत मजबूती से खड़ी हुई है, अनपेक्षित। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस शिद्दत के साथ या मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि 2022 में थोड़ा ढीला ढाला रहा था कांग्रेस का रवैया इस मुद्दे को लेके। लेकिन आज जो है, इसमें जो अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष आए हैं, काफी ऊर्जावान है और काफी जो है इनकी निरंतर सड़क के ऊपर रहते हैं खुद भी, और साथ में काडर को भी लेके साथ चलते हैं ये। तो ये आप जो जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, आपके यशपाल आर्य हैं, आपके प्रीतम सिंह हैं, आपके हरीश रावत हैं, मतलब अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में बड़ी बड़े हजूम उनको साथ लेके चल रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इस मुद्दे को इनफैक्ट जो कहूंगी मैं अगर पत्रकार की भाषा में, कि लपक लिया है ये मुद्दा। उनके लिए ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि जो ये माहौल यहाँ पे बना हुआ है कांग्रेस धामी सरकार के विरोध में, और जनता का जो एक आक्रोश है, उसको जो एक कहते हैं ना वेंटिलेशन देने के लिए, और मुद्दा अस्मिता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, आज अस्मिताओं की लड़ाई पूरे दुनिया में चल रही है, ना केवल देश और राज्यों में, बल्कि पूरे दुनिया में अस्मिताओं की लड़ाई है। तो डेफिनेटली एक पहाड़ी अस्मिता का सवाल है, और इसमें कांग्रेस ने लपक लिया है। और अगर ये मोमेंटम बनाए रखा कांग्रेस ने, तो आप निकट भविष्य में मुख्यमंत्री भी बदल जाए इस प्रदेश का, तो कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि कल धामी साहब को तलब किया गया है दिल्ली। जी, अच्छा, ठीक है। तो मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप आई और आपने पूरी बात डिटेल से बताई, और आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।